स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज में। अर्थशास्त्र में आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे दिन में महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान और जीडीपी। इससे जुड़े उन महत्वपूर्ण टॉपिक, उन प्रश्नों को जहां सबके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। चलिए एक एक करके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो में जुड़े अगर अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि सीरीज आप सभी के परीक्षा के सिलेबस का तरफ तैयार की। थोड़े से कड़े प्रश्न होंगे, कठिन होगा, लेकिन हाँ सिलेक्शन के लिए उन्हीं प्रश्नों में से सवाल आते हैं। एक दो बार आप इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जब भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको हूबहू यही सवाल मिलेंगे। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपके वहाँ से आते हैं, जो पेपर में से ही बनाए गए। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम एक एक करके सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने, आपके बोर्ड, आपके डिस्प्ले पर होगा। जी हाँ, यहाँ पर कह रहा है कि सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण क्या हो सकता है? अतिरिक्त व्यय, मुद्रास्फीति। यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से विकल्प शुरू हुआ। देखिए यहाँ से क्या है, अब आपका विकल्प है, मतलब ये आपके 4 विकल्प हैं। वनली बी माने मुद्रास्फीति, वनली ए माने अतिरिक्त व्यय, ए और बी दोनों, न तो ए न तो बी माने सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी के कारण हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 80 का जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र हमारे इस वीडियो सेशन में जुड़ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर होगा अतिरिक्त व्यय भी होगा, मुद्रास्फीति होगा, अर्थात इस सवाल का उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। हम बढ़ रहे हैं आज के नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ, जो अगला है आपके सामने। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया जीडीपी क्या कहलाता है? सफेद जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, ब्राउन जीडीपी, नीला जीडीपी। बहुत आसान सवाल, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। जी हाँ, अगर पर्यावरण प्रदूषण को अगर हम बात करें तो यहाँ पर सवाल का उत्तर है क्या? ग्रीन जीडीपी, अर्थात सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपका? बी। अगला है प्रश्न आपके सामने, आपको दिख रहा होगा एनडीपी। एनडीपी एफसी का मतलब यहाँ पर होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनडीपी एट फैक्टर कास्ट बराबर जीडीपी एट फैक्टर कास्ट माइनस मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष कर, विदेश से शुद्ध कारक आय, सब्सिडी। अगर हम 82 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। जी हाँ, लाइव क्लास आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव चल रही है आप सभी के लिए। उपादान भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है? खपत कोण, व्यय कोण, आय वितरण कोण, उत्पादन कोण। 83 जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आय वितरण कोण। क्या होगा? आय वितरण कोण। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान का एक उदाहरण है राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों, पूंजीगत व्यय। 84 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी साथी मित्र हमारे सेशन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पूंजीगत व्यय, अर्थात डी वालों के जवाब यहाँ पर सही थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि करों में से एक जहाँ प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए वह कानूनी रूप से लगाया गया है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, माल और सेवा कर, मूल्यवर्धित कर। सभी लोग जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर 85 का। जी हाँ, एकदम सही आपने बताया, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ए वालों के जवाब सही हैं। अगली तरफ बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि यदि राष्ट्रीय आय 10,000 करोड़ है और विदेशों से शुद्ध घटक आय 2,000 करोड़ रुपए है तो घरेलू आय क्या होगा? 5,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़। 86 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा 8,000 करोड़ होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगला है आपका राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? व्यय विधि, आय विधि, मूल्यवर्धित विधि, मौद्रिक उपाय विधि। 87 जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा मूल्यवर्धित विधि, अर्थात सी वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। अगला हमारे सामने और आपके सामने है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? औलिस, डोविस, हिक्सियसन, हॉकिस। 88 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। जी हाँ, हॉकिस उसे कहा जाता है, मतलब डी। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना की मूल्यवर्धित पद्धतियों में शामिल नहीं है? 89 का जवाब सभी साथी को देना है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य, विदेशों से शुद्ध कारक आय, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादक उद्यमों के सभी मूल्य, पुरानी वस्तुओं का मूल्य। यहाँ पर ये भी होगा ये, लेकिन पुरानी वस्तुओं का मूल्य नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा सत्य है, माने कौन सा सही है? जी हाँ, कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटा देंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, गलत। सकल घरेलू उत्पाद माने जीडीपी में से मूल्यह्रास कर देंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा, ये भी गलत। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी गलत।
सकल घरेलू उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास घटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद। जी हाँ, यही आपका इस प्रश्न का उत्तर सही है। यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। जैसे पहले देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसका है? ये जीडीपी का फुल फॉर्म है। ये NGNP का फुल फॉर्म है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर नेट, यहाँ पर होगा NDP, ये NDP का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर है GNP, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को गेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सवाल है NNP का फुल फॉर्म क्या होगा? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि NNP का फुल फॉर्म क्या होगा। जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं NNP का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वैसे थियरी की सेशन में हम इसको पढ़ाएंगे आपको, और जिसकी वीडियो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी। और ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में, राष्ट्रहित में। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु और सेवा कर, आयकर, निगम कर, पूंजीगत लाभ कर। 91 का जवाब सभी साथी देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा वस्तु और सेवा कर। GST का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा। आज की वीडियो में ही ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था GST का फुल फॉर्म। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान लगाते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। अगला है कि एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का विचार किया जाता है। 92 का जवाब सभी साथी मित्रों को देना है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर इसके कूट होंगे, यहाँ पर 1, 2 और 3, 1, 2, 2, 3। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखना होगा आपको कि तथ्य को समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान लगाते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। जी हाँ, सही है। ठीक है, ओनली मार्केटेड गुड, सही है। ये कह रहा है एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। सही बात, जैसे कोई अपने घर में अपने पंखा बनवा लिया या कोई घर बनवा लिया तो ये आपके GDP के बाहर है, ये भी सही है। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं को विचार किया। जी हाँ, किसी भी निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वही आपका GDP होता है। उस हिसाब से तीनों कथन A, B, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब यहाँ पर देखेंगे किस विकल्प में यहाँ पर इन तीनों की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें इन तीनों की बात कही गई है। तो आपने देखा कि इसका जो विकल्प B है वहाँ पर इन तीनों के बारे में कहा गया, तीनों सत्य, अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा B। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ जो 93 आपके लिए कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP का PIB द्वारा प्रकाशित किया जाता है। PIB का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए सभी लोग 93 का जवाब। जी यहाँ पर होगा डॉलर, एन, युआन, तो भारतीय रुपया। डी वालों का जवाब यहाँ पर सही है। ठीक है, डॉलर का सिंबल तो आपको पता है, तो एन का और सिंबल क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला है किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? 94 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। 1991, 1999, 2003, 2001। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा C, 2003। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि एक कर प्रणाली जो कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करती है। अनुपातिक कर, प्रतिगामी कर, पेरोल टैक्स, आरोही कर। 95 अगर हम बात करें तो क्या होगी? आरोही क्रम होगी, डी। अगला है आपके सामने, कह रहा है आउटपुट मेथड के अनुसार GDP गणना इस प्रकार की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर GDP माइनस कर प्लस सब्सिडी, यही आपका पहला ही यहाँ पर सही है। अच्छा जरा बताइए कि सब्सिडी क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं सब्सिडी क्या होती है? बताइए जरा फटाफट कमेंट करके। CDP क्या होती है? सब्सिडी, सब्सिडी नाम सुने आप लोगों ने कि गैस पे सब्सिडी मिलती है, केरोसिन पे सब्सिडी मिलती है, सोलर पैनल पे सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी होता क्या है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पेपरलेस बजट है? बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, 18, 19, 20, 21, 19, 22। देखिए ये आपका 2021-22 का जो बजट था वो पेपरलेस बजट था। अगला आपके सामने ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय बजट के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 98 का जवाब सभी साथी मित्रों को देना है। जी यहाँ पर आपको ये बताना है, कह रहा है कि लेखानुदान केवल सरकारी बजट से व्यय से संबंधित है। लेखानुदान और अंतरिम बजट समान नहीं होते। एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट के समान पूर्ण वित्तीय विवरण देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का उत्तर तो ये तीनों आपके सही हैं। तो आपको ये देखना है किस विकल्प में तीनों सही हैं, A, B, C, अर्थात C में ही सही है।
अगला है प्रश्न नंबर 199, अभी 99 है। कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर को भी कहा जाता है। सभी लोग जरा बताइए कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा तो आप इसे जानते होंगे। निहित मुद्रास्फीति सूचकांक, स्पष्ट मुद्रास्फीति सूचकांक, निहित मूल्य डिफ्लेटर या स्पष्ट मूल्य डिफ्लेटर। डिफ्लेटर यहाँ पर क्या होगा? सी, निहित मूल्य डिफ्लेटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर जून 2015 में क्या कर दिया गया? आधार वर्ष का कितना कर दिया गया? 2011-12, 13-14, 9-10 या तब 2004-5 की जगह 5-6 कर दिया गया था। सवाल का उत्तर होगा सी। अगला सवाल आपके सामने, अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1981 में अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती पर हस्ताक्षर किए। वह किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? लाफर वक्र, लॉरेंज वक्र, कुजनेट वक्र, स्वीजी की किंगन मांग। जी हाँ, एकदम सही बताया आपने, लाफर वक्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है प्रश्न नंबर 102। 2001 से 11 की अवधि के लिए भारत की औसत घातीय वृद्धि दर जनसंख्या प्रतिवर्ष थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी, और दूसरी सवाल यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। 102 का जवाब सभी साथी को देना होगा। यहाँ पर होगा 1.64 अर्थात 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है आपके सामने, भारत के मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया था? मूल्य वर्धित कर क्या होता? एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस जो होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ पे जानते वर्धित कर क्या होता है? इसे वैट कहते हैं। हिंदी देखिए, जो मूल्य वर्धित है ना कर, इसे वैट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वैट कहते हैं। ठीक, वैट को फुल फॉर्म क्या होगा? और जीएसटी का फुल फॉर्म ऊपर आपने बताया था, वैट का बताइएगा। तो यहाँ पर वैट का फुल फॉर्म दिया है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जितने भी साथी मित्र इसको देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, 103 का यहाँ पर होगा 2007। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104 है आपके सामने, कह रहा है भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को बदलने के लिए भारतीय कराधान प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर के रूप में मूल्यवर्धित कर वैट की शुरुआत किस वर्ष की थी? 104 का जवाब सभी साथी देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। 2005, 2011, 2013, 2007, 2005 इसका राइट आंसर होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के चालू खाता शेष करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? विदेश में शुद्ध आय, विदेशी सहायता, व्यापार अंतर, राजस्व आय। 105 का जवाब सही है आपका, राजस्व आय अर्थात डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी का अवधारणा का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? जीडीपी माइनस विदेश से आय, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जीडीपी प्लस विदेश से आय, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। 106। तो यहाँ पर क्या होगा? जीडीपी में से अगर मूल्यह्रास घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एनडीपी प्राप्त हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ एनडीपी का फुल फॉर्म आपके सामने मिल गया। सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? डी। अगला है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है इस्तेमाल किए गए सामानों की बिक्री, वस्तु विनिमय और सेवाएं, अंतिम माल की बिक्री, हस्तांतरण भुगतान। 107 का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर होगा अंतिम माल की बिक्री। सी वाला जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ। अगला है, केंद्रीय बजट 2020-21 ने बैंक जमा के लिए जमा बीमा कवरेज बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता कर दिया था। अभी नया बजट आया तो नया बजट से भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये पुराने टॉपिक पे बना प्रश्न है। तो यहाँ पर होगा 5 लाख। ठीक है, तो आप लोग को आगे भी इस पर भी हमें ध्यान देते रहना होगा क्योंकि करंट इकोनॉमी देखिए करंट के साथ अपडेट ही होता रहता है। कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों में से जिन्हें सामूहिक रूप से उसके रूप में जाना जाता है। राजकोषीय सुधार, राजकोषीय नीति, वित्तीय सुधार। 109 का जवाब सभी को देना होगा। यहाँ पर होगा राजकोषीय नीति अर्थात सवाल का उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है, जीएसटी को संविधान के किस संशोधन के अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? मेरा सवाल है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी से जरा कमेंट कर बताइएगा कि जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 110 के जवाब सभी साथी मित्र जरूर देंगे। जी हाँ, 101वां एकदम सही जवाब आपने दिया है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? कृषि, औद्योगिक, विनिर्माण, सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग को इसका जवाब जरूर देना है। तो हम जानते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था निम्नलिखित किस क्षेत्र में
किसकी हिस्सेदारी थी, हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पर सेवा है, सर्विस जो है उसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर नए सवाल की तरफ। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय आय की सटीक परिभाषा कौन सी, मतलब नेट नेशनल इनकम की सबसे शुद्ध परिभाषा इसमें से क्या होगी। एनडीपी में से मूल्यह्रास, जीएनपी में प्लस मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, तो जीएनपी में से मूल्यह्रास। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने है 113, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय आकलन को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, IRDA, वित्त आयोग, नीति आयोग। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसे हम CSO कहते हैं, इसे CSO कहते हैं। पूछा तो CSO का फुल फॉर्म भी कई बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है 8 सितंबर 2016 को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने वस्तुओं सेवा कर को लागू कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर होगा 101वां, अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर पढ़ा था। अगला सवाल आपके सामने है, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। प्रधानमंत्री, सेबी के अध्यक्ष, RBI गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री। 115 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री एकदम सही जवाब आपका डी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। भारत का आर्थिक, ध्यान से देखिएगा, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है। वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त संस्थान। 116 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। अगर हम 116 की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। ए वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जाती है। आय विधि, व्यय विधि और तीसरी विधि कौन सी है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, तीसरी है उत्पादन मूल्य वर्धित, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नया सवाल नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है कि कह रहा है जीएनपी का अर्थ क्या है। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था जीएनपी को, अगर आपको याद होगा, शायद आपने इसका फुल फॉर्म अगर याद किया होगा, ऊपर का ध्यान से मेरी बात को सुना होगा तो आपको याद होगा। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी थियरी लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर इसकी पूरी थियरी आप पढ़ सकते हैं। जी है, अगला है आपके सामने, कह रहा है भारत के संविधान में कौन संशोधन कर माल सेवा, कर माल सेवा मतलब देख रहे हैं यहाँ पे है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी को कहते हैं GST। यही क्या होगी आपकी GST होगी, यही क्या होगी आपकी, यही है आपकी GST। ठीक है, ऊपर आप लोगों ने देखा तो बस एकदम सरल सवाल कई बार आपका रिपीट भी कर चुका है। तो 101वां ए। फिर से अगला सवाल है आपके सामने, कह रहा है 120 विस्फीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट, 120 का जवाब सभी को देना है। कह रहा है कि एक ऐसा प्रदेश है जब मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ वस्तुओं की मुद्रास्फीतिकरण होती है और सभी वस्तुओं में ही नहीं, गलत। एक विशिष्ट अवधि में कीमतों में समग्र कमी, ये भी गलत। एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी, यही सही है। माने एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी जो है वह विस्फीति के विषय में सही है। अगला है आपके सामने, कह रहा है GST के संबंध में कौन सा सही है। तो सबको बताना है GST के संबंध में कौन सा सही है। GST कंपनी अधिनियम के तहत GST नेटवर्क का गठन किया गया था। 100वें संविधान GST शुरुआत की, गलत। केंद्र की GST नेटवर्क 100% हिस्सेदारी है, ये भी गलत। GST काउंसिल वैधानिक निकाय, ये भी गलत। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनी अधिनियम के तहत GST नेटवर्क का गठन किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। 121 का सही उत्तर क्या होगा, ए। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। कह रहे निम्नलिखित में से किसे पिगेवियन टैक्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कार्बन टैक्स, आयकर टैक्स। 122 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन टैक्स, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, कार्बन कटौती क्या है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। एक सवाल है, GST परिषद में कितने सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा वाले सवाल हम इसे कह सकते हैं। 123 का जवाब सभी साथियों को देना है। जी, इस प्रश्न का उत्तर होगा 33। ए वालों के जवाब यहाँ पर सही थे। अगला है आपके सामने, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है। अगर आपके पूछा जाए आपके हिसाब से तो राजकोषीय घाटा क्या है। जी हाँ, राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा लेके कुल राशि उधार। तो यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, बी, को सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सामने है, GST काउंसिल मतलब GST परिषद की अध्यक्षता की जाती है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, कैग द्वारा, RBI गवर्नर द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। जी 125 की बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा, अर्थात ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं,
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? तो सभी साथी जवाब देंगे 127 का, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, वह जीडीपी जिसकी गणना क्रिप्टो करेंसी के दृष्टिकोण से थी, गलत। वह जीडीपी जिसकी गणना किसी आधार वर्ष की धारणा मानकर की जाती है। वह जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार कीमत पर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है अगर पूछा जाए तो आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर वह जीडीपी जिसमें गणना के दौरान सभी निर्यातों आयातों को बाहर रखा जाता है, ये भी गलत। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सबसे सही उत्तर अगर देखा जाए तो बी भी है, लेकिन सबसे सही उत्तर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 128, भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? 128 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2001-2, 2010-11, 7-8 और 4-5-6, तो यहाँ पर होगा 2005-6 बी। अगला, किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों द्वारा नहीं जुटाया जा सकता? सार्वजनिक बचत, निजी बचत, कराधान, मुद्रास्फीति। 129 की बात करें तो यहाँ पर होगा निजी बचत, अर्थात सवाल का सही उत्तर है बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर जो भारतीय शेयर बाजारों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी, अंश एवं प्रतिभूति कर, स्टाम्प और प्रतिभूति कर, प्रतिभूति लेन देन। 130 का जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रतिभूति लेन देन। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, माने कौन सा कथन गलत है? सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कह रहा है कि इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है, यही गलत है। वह कर के दूरगामी प्रभाव को समाप्त करता है, ये भी सही है। यह वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित विवाद को हल करता है। वस्तुओं सेवा कर पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए एक लागत नहीं होगी, इसलिए इसमें कोई छिपा कर नहीं, ये भी सही है। तो जो गलत है वही यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि पूछा निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न नंबर 132 की बात करें, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है? सेवा कर, विलासिता कर, लग्जरी टैक्स कहते हैं, क्रय कर, परचेजिंग टैक्स, लॉटरी कर। तो सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर होगा सेवा कर, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है आपके सामने भुगतान शेष। भुगतान शेष चालू खाते में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? निवेश, हस्तांतरण भुगतान, वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार। 133 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, तो यहाँ पर होगा निवेश, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है आपके सामने कौन सा संबंध सही है? एकदम कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जीएनपी, जीडीपी विदेश से शुद्ध आय, जीएनपी बराबर जीडीपी माने विदेश से शुद्ध आय, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध साधन आय। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सी। हम बढ़ रहे हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ। 135 कह रहा है कि जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या होगा? एकदम सही सवाल है और यह पूछा जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही आपका सही है। ठीक है, जिसे जीएसटी नंबर कहा जाता है, मतलब बी वाला जवाब यहाँ पर सही है। अगला है आपके सामने, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था? 1983, 63, 73, 53। 136 जवाब सभी लोग दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 1963 बी। अगला है आपके सामने नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने यूएस कांग्रेस को सौंपी गई राष्ट्रीय आय 1929 से 35 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने देश के समग्र कल्याण के अंतरिम माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का मार्ग प्रशस्त किया था? सभी लोग जवाब दीजिएगा। पॉल सैमुअल्सन, जॉन मेनार्किंस, साइमन कुजनेत्स, केनीथ एरो। तो साइमन कुजनेत्स, सी इस प्रश्न का सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह थियरी के सवाल एक तरह से। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद, अस्थायी पूंजी निर्माण और अन्य व्यापक आर्थिक समुच्चय से युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक एक वार्षिक दस्तावेज का प्रकाशन करता है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय, फिर भारतीय रिजर्व बैंक। 138 जवाब सभी लोग दीजिएगा। यहाँ पर अगर 138 की हम बात करें तो एकदम सही जवाब क्या होगा? आपका बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी वालों का जवाब यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, एक निश्चित सीमा देश में सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? सरकारी राजस्व, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 139 जवाब सभी लोग दीजिएगा। जी हाँ, मैंने बताया था किसी निश्चित भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद
GDP कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला है 140, भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन से? स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क। 140, जी हाँ, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। बाकी जितने हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं। राज्य के कर क्या हैं? स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। अगला है आपके सामने, वस्तु सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो बताइए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस, सही जवाब ए। अगला है आपके सामने, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति कमी है तो संभावित परिणाम होगा हाइपरफ्लेशन, अपस्फीति, अवमूल्यन, मुद्रास्फीति। 142 के जवाब सभी साथी दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अस्फीति, मतलब बी वालों के जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। आज का जो 143 नंबर सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? विस्फीति, अस्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी। जी अगर 143 की हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा मुद्रास्फीति इन्फ्लेक्शन। सी वाला जवाब यहाँ पर पूरी तरह से सही है। अगला 144 है और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। तो इसकी पूरी पीडीएफ कंप्लीट ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको मिल जाएगी। फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होता है? क्या होता है बताइए। 144 का जवाब सभी साथी दीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही आपने जवाब दिया है। यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में कमी, सकल घरेलू उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं, अलग अलग देशों तथा आर्थिक परिस्थितियों में प्रभाव अलग अलग हो सकता है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। मतलब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन अगली क्लास में। आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पर फ्री है, पूरी तरह से निःशुल्क क्लास आपको मिल जाएगी। पीडीएफ, नोट्स, सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्लास का टाइम शेड्यूल अपने मोबाइल में लगा के रखिएगा और फेसबुक पे फॉलो करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें जरूर, क्योंकि सभी नोट्स, वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएंगे और एनसीईआरटी की 6 से 12 तक के सभी नोट्स हिंदी अंग्रेजी में ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप में है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करके रखिएगा। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए सेशन, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अभी आप टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िए। घर बैठे सभी नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं 3 नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।